वो एक समन बीस्ट था जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे समन किया, मैंने बिना एक पल गवाए उसे खुशी से गले लगा लिया और चूमने लगा। ये देखकर मेरे क्लासमेट्स ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मुझे बेवकूफ कहने लगे। यहाँ तक कि मेरा क्लास टीचर, जिसे मुझसे बहुत उम्मीदें थी, इस वक्त मुझे डांटने लगा, ये कहते हुए कि मैंने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सब देखकर मैं बस मुस्कुराया और चुप रहा। इसके बजाय मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और बदले में 100 किलो मीट ले लिया, ताकि मैं उस छोटे से डॉगी के अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को जगा सकूं। इस पल मैंने उसके छोटे से सिर को फैलाया और तभी मेरे दिमाग में एक कॉन्ट्रैक्ट का नोटिफिकेशन गूंजा। लॉयल्टी स्टेटस कभी धोखा नहीं देगा, क्या आप इसे अपनी लाइफ बाउंड लिंक बनाना चाहते हैं? बिना हिचकिचाए मैंने हाँ चुना। अगले ही पल आत्मा की चीरने जैसे भयानक दर्द के कारण मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मेरे आसपास खड़े सभी क्लासमेट्स को लगा कि मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सब फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगे। इसी बीच मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुआन भी पास आई और थोड़े पछतावे के साथ बोली, सॉरी चैनली, कॉलेज एग्जाम हम जैसे साधारण परिवारों के लिए ऊपर उठने का एक लौता मौका है। गन नाइट लियू लियांग पहले ही मेरे साथ टीम बनाने के लिए मान चुका है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैंने बहुत ही आराम से खड़े होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। मेरा ये रूखा और सीधा जवाब सुनकर वो जो आगे सफाई देने वाली थी, उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसे लगा कि जैसे मेरे लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, जिससे उसके मन में गुस्सा पैदा हो। फिर वो ठंडी आ भरते हुए बिना कोई रहम दिखाए मुड़ी और जाने लगी। पास खड़ी दूसरी लड़की ने मेरी तरफ नफरत से देखा और बोली, रुआन ये पक्का दिखावा कर रहा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसके सामने इतना झुकने की क्या जरूरत है? ये तो बस एक हाथ जितने छोटे काले कुत्ते को ही समन कर सकता है, ये तुम्हारे लायक ही कहाँ है? हालांकि इस समय मैंने उन दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही हमारा लाइफ लिंक पूरा हुआ, मुझे पता चला कि छोटे से पिल्ले ने बस एक SSS रैंक टैलेंट डिवॉवरिंग ग्रीड को जगा लिया है, जो किसी भी खाई हुई चीज को सीधे एनर्जी में बदल सकता है, बिना किसी सीमा के बढ़ सकता है और हर बाधा को तोड़कर इवोल्यूशन कर सकता है। इसे देखकर मुझे लगा कि मेरा ये दर्द सहना बेकार नहीं गया। पूरी डार्क साम्राज्य में SSS रैंक टैलेंट वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। जब भी ऐसा कोई सामने आता है, सरकार उसे पूरा संरक्षण देती है, क्योंकि वो हद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैंने उस छोटे काले कुत्ते को उठाकर अपनी आंखों के सामने किया और कहा, अब से तुम्हारा नाम हेई मिंग होगा, और हाँ, तुम्हें मेरे लिए जम के काम करना होगा। हेई मिंग ने खुद को चाटा और वो बेहद खुश दिखने लगा। मैंने उसकी तरफ एक मांस का टुकड़ा फेंका और कुछ देर में वो उसे चट कर गया। सिस्टम की आवाज आई, साधारण मांस उपभोग, इवोल्यूशन पॉइंट 0.5। जैसे ही आवाज आई, हेमिंग का आकार थोड़ा सा बढ़ गया और उसके सभी बेस एट्रीब्यूट में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। ये तो बस एक नॉर्मल मीट के टुकड़े को खाने से हुआ था। अगर आगे चल के ये और भी खतरनाक चीजें खाएगा तो ये किस खौफनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। ये सोचते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लगी कि इस वक्त मेरी अपनी ताकत भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि ये चीट कोड मेरे द्वारा समन किए गए इस बीस्ट की ऊर्जा को, यानी एनर्जी को, मेरे अंदर भी ट्रांसफर करता है। इसके बाद मैंने तुरंत 6000 से ज्यादा पैसे खर्च करके पूरे 100 किलो म्यूटेटेड मीट खरीदा। मैंने मन में सोचा और हेमिंग को बाहर बुलाया। अपने सामने इतने सारे मीट को देखकर हेमिंग को बहुत ज्यादा लालच हुआ इसे खाने का। वो तुरंत अपना मुंह खोलते आया और उसे खाने लगा। वो अपने शरीर के अंदर जाने वाले हर म्यूटेटेड मीट के हिस्से को एनर्जी में पागलों की तरह बदल रहा था। इससे उसका पूरा शरीर अनलिमिटेड एनर्जी से भर गया और उसके शरीर का साइज मेरी आंखों के सामने बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन उसी समय मुझे ये भी महसूस हुआ कि मेरे शरीर का हर हिस्सा अपग्रेड हो रहा है। आधा घंटा बीतने के बाद हेमिंग का आकार अब 2 मीटर से ज्यादा बड़ा हो चुका था और मेरे सभी स्टेटस में 10 पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी थी। और ये ताकत किसी भी क्लास के टॉपर से टक्कर लेने के लिए काफी थी। हेमिंग का ये ताकतवर बनने का तरीका मुझे दूसरों से ऊपर ले जा रहा था और मेरा लेवल अप भी कर रहा था। सोचकर मैंने और इंतजार नहीं किया और सिस्टम के इवॉल्व बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, हेमिंग के शरीर के अंदर छिपी खौफनाक टैलेंट का सोर्स हिल उठा। अचानक एक अजीब सी काली इवोल्यूशन एनर्जी फूट पड़ी। उसके सेल डिवाइड हुए और शरीर रीस्ट्रक्चर हो गया और उसका लाइफ स्पैन एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपके समन बीस्ट ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्किल हासिल कर ली है। इस इवोल्यूशन के साथ ही हेमिंग के सभी स्टेटस 50 पॉइंट्स के पार चले गए और ये सिर्फ अभी लेवल 1 पर था। कोई टॉप टियर समन बीस्ट भी इसके सामने अब नहीं टिक सकता था। इंसानों ने समन बीस्ट को टोटल 4 कैटेगरीज में बांटा है, लो, मीडियम, हाई और टॉप। इसका पैमाना उनका टैलेंट होता है। एस रैंक हाई होता है, SS रैंक टॉप होता है। जहाँ तक SSS रैंक वाले बीस्ट का सवाल है, आज तक ऐसा कोई बीस्ट सामने नहीं आया था। इसके बाद मैं हेमिंग को घर लेकर आया और सो गया ताकि देख सकूं कि कल टेस्ट में कौन कौन से महारथी सामने आते हैं। अगले दिन एंट्रेंस एग्जाम देने वाले अनगिनत छात्र मैदान में जमा हुए। लू वेन, जो कि हमारे टीचर थे, वो डंजन में जाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातों को विस्तार से समझा रहे थे। इस बार के एग्जाम में कई टॉप हाई स्कूलों के छात्रों को एक साथ मिला दिया गया था, जिससे कंपटीशन अपने चरम पर था। जो ल्यू
यांग पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब उसके भी पसीने छूट रहे थे। चेनली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा होगा कि तुम सीधे हार मान लो ताकि खुद को और जलील होने से बचा सको। एक पुरानी कहावत है, जब तक तुम मुकाबला नहीं करते तब तक तुम खुद को दिलासा दे सकते हो कि तुम हारे नहीं हो। ये बात बोलने वाले लड़के का नाम चाओ था। इसके अलावा वहाँ जादूगर की पोशाक पहने लियू रुआन भी खड़ी थी। साफ था कि वो दोनों एक ही टीम में थे। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक घंटी बजी और 4 बड़े से ब्रॉन्ज दरवाजे एक साथ खुल गए। उन थोड़े से खुले दरवाजों से तुरंत ठंडी और भूतिया हवा के झोंके बाहर आने लगे। सभी स्टूडेंट्स ने बिना देर किए उस डंजन की जानकारी को ध्यान से देखना शुरू किया जिसके अंदर वो जाने वाले थे। धत्तेरे की, हमारे स्कूल नंबर 2 को ब्यूरिड वैली फॉरेस्ट मिला है, जो सबसे ज्यादा फेल होने वाले डंजन में से एक है। सभी डंजन का लेवल लगभग एक जैसा ही होता है। इतना रोने की क्या जरूरत है? तुम स्कूल नंबर 3 वालों को आसान रास्ता मिला है, इसलिए तुम्हें कोई शिकायत नहीं है। ये देखते ही टीचर लू वेन ने तुरंत अपने पीछे खड़े स्टूडेंट्स को चेतावनी दी। दफन घाटी के जंगल का रास्ता बहुत उलझा हुआ है, वहाँ पेड़ और झाड़ियाँ बहुत घनी है। तुम लोग मॉन्स्टर्स के अचानक हमले से सावधान रहना और हर पल अपने आस पास कड़ी नजर रखना। इसके बाद लू वेन ने हाथ की घड़ी जैसे दिखने वाली एक चीज निकाली। ये मैकेनिक्स द्वारा बनाया गया स्कोर रिकॉर्डर है, जो डंजन में मिलने वाले तुम्हारे स्कोर्स को सीधे बाहर ट्रांसफर कर देगा। तभी एक और घंटी बजी, जिसका मतलब था कि एग्जाम अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सफेद आर्मर और नीले बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की सबसे पहले डंजन के अंदर गई। वो हमारे स्कूल नंबर 3 की सीनियर सूलिंग है। वो अकेले ही डंजन में जा रही है। टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे, मिलने वाले पॉइंट्स उतने ही कम हो जाएंगे। जिसके पास असली ताकत होती है वो हमेशा अकेले खेलना पसंद करते हैं। मैदान के चारों ओर बैठे जूनियर स्टूडेंट्स उत्साह से इस बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा और डंजन से कनेक्ट हो गया। तुरंत एक सफेद रोशनी ने मुझे अकेले को घेर लिया। मैंने भी अकेले जाने का फैसला किया था। सबके डंजन में जाने के बाद लेवल 20 के एक मिडिल एज ऑफिसर ने अपना हाथ हवा में लहराया और उसके बाद पानी के पर्दों पर डंजन के अंदर का लाइव टेलीकास्ट दिखने लगा। तभी एक सफेद रोशनी चमकी। स्कूल नंबर 2 के एक छात्र ने घबराकर डंजन से बाहर आने का विकल्प चुन लिया था। स्कूल नंबर 2 के सभी टीचर्स ने एक दूसरे को देखा और शर्म से सिर झुका लिया। जब कई लोगों की मजाक उड़ाती नजरें हमारी तरफ उठी तो लिंग मिजिंग यानी हमारे प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बिना कुछ बोले स्क्रीन को देखने लगे। स्क्रीन पर सीन धीरे धीरे बदला और वहाँ एक अकेला लड़का दिखाई दिया जो घने जंगल के बीच सतर्क होकर चारों ओर की स्थिति का जायजा ले रहा था। ली मिजिंग का चेहरा हैरानी से खुला खुला रह गया। सोलो, क्या कल हमारे स्कूल के क्लास अवेकनिंग में कोई इतना होनहार छात्र निकला था? ये सुनकर लू वेन को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि मैं सिर्फ एक साधारण सा समनर था। इसी बीच डंजन के अंदर शुरुआती चक्कर आने के बाद मैंने खुद को संभाला और सतर्कता से चारों ओर देखा। अचानक किसी चीज से गिरने की आवाज हुई। मैंने बिना किसी झिझक के अपना बायां हाथ आगे किया और हवा में 1 मीटर लंबी जादुई छड़ी प्रकट हो गई। एक बाल्टी जितना मोटा गहरे हरे रंग का कीड़ा ऊपर से नीचे कूदा। उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ था जिसमें खौफनाक नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। मैंने छड़ी को कसकर पकड़ा और उसके दूसरे सिरे से एक सफेद रोशनी की धार निकली जिसने पलक झपकते ही उस कीड़े के शरीर को आर पार चीर दिया। 2 टुकड़ों में कटा हुआ वो कीड़ा कटी पतंग की तरह जमीन पर आ गिरा। सिस्टम की आवाज आई, आपने सफलतापूर्वक पॉइजन तुतवॉर्म को मार डाला है। उसी समय मेरी कलाई पर बंधे रिकॉर्डर में एक नया नोटिफिकेशन चमका, आपका स्कोर अभी 15 है। बाहर बैठे सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। क्या वो सच में एक समनर नहीं है? लेकिन उसका रिफ्लेक्शन स्पीड देखकर लगता है कि ये केवल हाई एजिलिटी वाले लोग ही कर सकते हैं। लू वेन भी पूरी तरह हैरान थे। भले ही मैंने प्रैक्टिकल क्लास में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये प्रदर्शन तो उसकी उम्मीद से कई परे था। उस कीड़े को मारने के बाद मैं जंगल के बीचों बीच की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक अजीब सी डरावनी आवाज के साथ छोटे बदसूरत और हरे रंग के जीव सामने आने लगे। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि वो सड़े हुए गॉब्लिन्स थे। किताबों में लिखा था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और खाना न मिलने पर अपने ही प्रजाति वालों को खा लेते हैं। मैंने एक अंदाजा लगाया, वो लगभग 50 से 60 के करीब थे। इतनी बड़ी संख्या में अगर वो एक साथ हमला करते तो मेरा बचना मुश्किल था। मैंने तुरंत अपने दिल में पुकारा, हेमिंग। तुरंत एक सफेद रोशनी चमकी और एक भेड़िए की लंबी डरावनी गूंज पूरे जंगल के आसमान में गूंज उठी। हेमिंग की ठंडी आंखों ने उन गॉब्लिन को देखा जो पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और एक तोप के गोले की तरह उन पर झपट गई। सबसे आगे वाले गॉब्लिन का सिर तुरंत चकनाचूर हो गया और वो पीछे जा गिरा। आसपास के गॉब्लिन्स ने चिल्लाते हुए अपनी हड्डियों के हथियार उस पर दे मारे। कुत्ते के हथियार जैसे ही हेमिंग के पीठ पे लगे वो टूट गए। हेमिंग ने अपने पंजों से एक गॉब्लिन के सर पर जोरदार प्रहार किया और उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। हेमिंग ने अब अपनी डिफेंस की परवाह करना छोड़ दिया था और वो यमराज की उन सबको बेरहमी से काटने लगी। भले ही गॉब्लिन्स में दिमाग कम होता है, लेकिन वो इस डर को समझ गए थे। उन्होंने हमला रोक दिया और जान बचाकर भागने लगे। अगर आ ही गए हो तो कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। मैंने हेमिंग को उनके भागने की दिशा बताई और खुद भी पास के गॉब्लिन को मारने लपक पड़ा। इस भयानक सीन को देखते ही बाहर की दुनिया में तहलका मच गया। रहेगी, क्या हमारे स्कूल नंबर 2 में इतने खतरनाक सीनियर भी हैं? उसका समय बीच तो छोड़ो, वो खुद भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या उसने कोई हैक यूज किया है? स्कूल नंबर 2 में जितने ही बैठे हुए जूनियर्स थे वो तो भाई खुशी के मारे झूम रहे
रहे थे। 10 मिनट पहले जब सबने मुझे गॉब्लिन से घिरा हुआ देखा तो मान लिया था कि मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरे बीस्ट ने मिलकर पूरे झुंड का सफाया कर दिया था। ये देखकर हमारे प्रिंसिपल का चेहरा खिल उठा। इतनी जल्दी इस मुकाम पर पहुंचना, ये कम से कम बी रैंक टैलेंट है, वो भी ग्रोथ टाइप। इसका पोटेंशियल किसी हाई लेवल समन बीस्ट से कम नहीं है। आखिरकार हमारे स्कूल को एक ऐसा हीरा मिल गया जो हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर पूछा, चैनलिन का स्कोर कितना है? रिकॉर्डर्स के हिसाब से अभी उसका स्कोर 560 पॉइंट्स है। गाइस, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार लाइक और हाइप कर दो इस वीडियो को। आगे बताया जा रहा था कि स्कूल नंबर 3 की सूलिंग भी और खतरनाक है। उसका स्कोर 830 है, जो सबसे बहुत आगे है। ये सुनकर प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के होश उड़ गए। डंजन में गए अभी 20 मिनट नहीं हुए थे, वो लड़की सच में पूरे स्टेट के टॉपर बनने के हकदार थी। डंजन के अंदर गॉब्लिन के बॉडी से रोशनी के गोले निकलकर मेरे शरीर में समा रहे थे। मैं जल्दी ही लेवल 2 पर पहुंच गया और मेरी मेंटल पावर 5 पॉइंट बढ़ गई। यही साधारण क्लासेस की कमी होती है कि लेवल बढ़ने के बाद भी आगे चलकर अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे पार करना नामुमकिन होता है। लेकिन मैं हेमिंग से मिलने वाली एनर्जी से इस अंतर को खत्म कर सकता था। भले ही मेरा स्कोर पासिंग मार्क्स तक पहुंच चुका था और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पक्का था, पर मेरा गोल सिर्फ इतना नहीं था। इस समय हेमिंग गॉब्लिन्स को चबा रहा था। हेमिंग, चलो असली शिकार तो अब शुरू हुआ है। गॉब्लिन्स झुंड में रहते हैं, अगर उनकी सेना यहाँ थी तो पक्का उनका नेस्ट आस पास ही होगा। 10 मिनट बीत गए और रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिले, इससे मेरा शक यकीन में बदल गया। डंजन एक अलग दुनिया की तरह होता है, जहाँ चीजें अपने आप रिफ्रेश नहीं होती बल्कि प्रकृति के नियम से चलती है। अचानक हड्डियों से बने कई भाले हवा को चीरते हुए हमारी तरफ आए। चारों तरफ से गॉब्लिन चिल्लाते हुए अपने हथियार लहराकर बाहर निकल आए। मेरे चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी जादुई छड़ी एक तलवार के रूप में बदल गई और मैंने पलक झपकते ही एक गॉब्लिन का सिर अलग कर दिया। मैं किसी योद्धा की तरह पूरे फोकस के साथ उन कमजोर गॉब्लिन्स को काटने लगा। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि बाहर ये लड़ाई देख रहे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अब वो किसी और को नहीं देख रहे थे, सबकी नजरें मुझ पर टिकी थी। लुगन का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्होंने 3 साल में मुझे कभी तलवार छूते नहीं देखा था। ये लड़का अपनी ताकत छुपाने में माहिर था। ये लेवल 6 का एक बहुत खतरनाक गॉब्लिन है। अब चैनली मुसीबत में है। रुको, फ्लेम गॉब्लिन और आइस गॉब्लिन भी है। वो अकेला इन सब से कैसे लड़ेगा? बाहर स्क्रीन देख रहे सभी टीचर्स के दिल में अचानक गहरी चिंता होने लगी। जैसे ही ये नए हाई लेवल गॉब्लिन मैदान में आए, बाकी के सारे गॉब्लिन्स को मानो अपना लीडर मिल गया। अब वो बिना किसी प्लान के पागलों की तरह हमला नहीं कर रहे थे। फ्लेम गॉब्लिन के स्पेल पड़ते ही हवा में मुट्ठी के साइज के आग के गोले बनने लगे और वो सीधे मेरी तरफ छोड़े गए। मैं भी अपनी स्पीड से एक एक करके उनको डॉज कर रहा था। बाकी गॉब्लिन्स ने सही मौका देखकर मुझ पर करीब से वार करना चाहा। मैंने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाकर अपनी तरफ आ रहे हड्डी के एक भाले को डॉज किया और अगले ही पल हाथ बढ़ाकर उस गॉब्लिन की गर्दन को दबोच लिया। मैंने उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वो सामने से आ रहे आग के गोले से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों ने उस गॉब्लिन के पूरे शरीर को निगल लिया। इसके बाद मानो मैं एक ह्यूमन लॉन्चर बन गया। मैं एक एक करके गॉब्लिन्स को पकड़ के तोप की गोलों की तरफ फेंकने लगा ताकि वो सीधे जाकर फ्लेम गॉब्लिन पर गिरे। बाहर स्क्रीन पर इस नजारे को देख रहे सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह हैरान थे। मेरे क्लास टीचर लू वेन भी भौचक्के होकर स्क्रीन को ताक रहे थे। हमला करने का ये अजीब तरीका उन्होंने खुद कभी मुझे नहीं सिखाया था। इस वक्त मेरे गॉब्लिन्स फेंकने की वजह से फ्लेम गॉब्लिन का सिर पूरी तरह चकरा चुका था। अगर वो जादू करते तो उनके अपने ही साथियों को लग जाता, और अगर वो जादू नहीं करते तो मैं उनको खत्म कर देता। इसी खींचतान के बीच हेमिंग भी दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ गया और उसने एक एक करके उनके फॉर्मेशन को तबाह कर दिया। 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स में से अब केवल कुछ गिने चुने गॉब्लिन्स ही बचे थे। उनके पास अब जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार मैंने उन सभी को खत्म नहीं किया। मैं बस आराम से उनके पीछे पीछे चलने लगा ताकि मैं सीधे उनके मुख्य ठिकाने के पास पहुंचकर उनका नेस्ट खत्म कर सकूं। उन बचे हुए गॉब्लिन्स का पीछा करते हुए मैं एक अंधेरी गुफा के अंदर जा पहुंचा। अचानक गुफा की दीवारों के ऊपर से हरे रंग के कुछ छोटे और दुबले जीव मुझ पर कूदने के लिए झपटे। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और मेरी छड़ी के अंदर छिपी तलवार पूरी ताकत से एक सटीक दिशा में घूम गई। उन गॉब्लिन के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरे। बचे हुए 2 गॉब्लिन्स को हेमिंग ने अपनी रात में देखने की क्षमता यानी नाइट विजन की मदद से दबोच लिया और वो कच-कच चबाते हुए उन्हें मजे से निकल गया। तभी अचानक गुफा के मोड़ से अनगिनत मशालों और आग की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। देखकर मेरे चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। जो गॉब्लिन हवा में उछलकर आसपास आ रहे थे वो हवा में मौजूद थे, वो सब टकराकर इधर उधर बिखर गए। हेमिंग ने अपना बड़ा सा पंजा नीचे पटका, जिससे वो सीधे दब गए और उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। ठीक उसी समय गुफा के अंदर एक कानों को बहरा कर देने वाली हिंसक और खौफनाक दहाड़ गूंज उठी। घने बालों से ढका हुआ और बहुत सारे मसल वाला एक छोटी इमारत जितना विशाल, एक बेहद बदसूरत और डरावना मॉन्स्टर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल कर आया। गुस्से से आग बबूला होकर हेमिंग को घूर रहा था। उसे देखकर मैं भी सीरियस हो गया। ये तो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अपने पैर हमारी तरफ बढ़ाए। उसकी रफ्तार से पूरी गुफा गूंज उठी और उसका हर एक कदम जमीन को हिला रहा था। लेकिन हेमिंग जरा भी नहीं डरा और सीधे जाकर उससे भिड़ गया। हेमिंग के नुकीले पंजों पर एक काली रोशनी चमकी और उसने सबसे पहले ट्रॉल के शरीर पर वार किया। से उसके ऊपर 4 हल्के घाव बन गए। दर्द महसूस होते ही वो मॉन्स्टर ट्रॉल और भी ज्यादा हिंसक हो गया। उसने अपने 1-1 मीटर बड़े दोनों हाथों से हेमिंग का सिर दबोच लिया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। इस चीज से हेमिंग भी दर्द से कर्रा उठा। हेमिंग को इस तरह मुसीबत में देखकर मैंने बिना देर किए अपनी क्लास की स्किल इस्तेमाल की, जिसका नाम था एनहांसमेंट आर्ट। इससे उसके सभी बेसिक स्टैट्स 20% से बढ़ गए। हेमिंग के शरीर पे सफेद रोशनी की किरणें चमकी। ताकत मिलते ही हेमिंग
हेमिंग ने सीधे ट्रॉल को पलटकर जमीन पर पटक दिया और उसके चेस्ट पर एक जोरदार वार किया। ट्रॉल की आंखें भी खून की तरह लाल हो गई और उसने अपनी ब्लड लस्ट स्किल एक्टिवेट कर ली। अब वो दोनों एक दूसरे में उलझ चुके थे और लड़ाई पल पल और भयानक होती जा रही थी। मैं एक तरफ एनहांसमेंट आर्ट को बनाए रख रहा था और साथ ही साथ उस पर रिकवरी आर्ट भी कास्ट कर रहा था। हमारी लड़ाई की गूंज आसपास के कई 100 मीटर तक फैल गई। आवाज सुनकर दूर खड़े छात्र दंग रह गए। इस दफन घाटी के जंगल के बॉस मॉन्स्टर कम से कम लेवल 12 के होते हैं। आखिर वो कौन सा सूरमा है जो अकेले बॉस को कूट रहा है। मैंने अपनी तलवार से उस पर आखिरी वार किया। ट्रॉल के सिर के ऊपर से हेल्थ बार यानी HP 1 से घटकर सीधे 0 हो गई। इस पूरी लड़ाई के दौरान आसपास खड़े किसी भी स्टूडेंट की बीच में कूदने की हिम्मत नहीं हुई। लिu लियांग और लिu रुआन भी वहीं खड़े थे। दोनों फटी आंखों से सामने का नजारा देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि एक छोटा सा कुत्ता एक दिन में इतना बड़ा भेड़िया कैसे बन गया। तभी 4 लोगों की एक और टीम हमारे पास आई। ये एलीट क्लास का झाओ हुयांग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा कोई छुपा रुस्तम होगा। मुझे तुम्हारे समन बीस्ट की चोट काफी गंभीर लग रही है। क्या उसे ठीक करने के लिए हमारी मदद चाहिए? हमारी टीम में कमाल की हीलर है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि उसके पीछे खड़ी एक प्यारी सी लड़की ने उसे पीछे से एक लात मार दी। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं शुक्रिया। बात सुनकर वो लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी अचानक झाओ हुयांग की नजर मेरे हाथ में मौजूद स्कोर रिकॉर्डर पर पड़ी। 5320 पॉइंट। ठीक उसी समय लिu रुआन का चेहरा शर्म और अफसोस से लाल हो गया और वो मेरे पास आने लगी। जैसे ही वो करीब आई, हेमिंग की खून जैसी लाल आंखों ने उसे ठंडी नजर से घूरा। लिu रुआन को ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फीली खाई में गिर गई हो और डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। पर मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ एक बार नहीं देखा। इसके बाद मैं वापस गुफा के अंदर चला गया ताकि हेमिंग बचे हुए मॉन्स्टर्स को खाकर खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। जब हेमिंग सारे मॉन्स्टर को खा चुका तो एनर्जी का एक बड़ा सा कुकून उसके चारों ओर लिपट गया। ऐसा लग रहा था कि इस बॉस के मीट से होने वाला इवोल्यूशन पिछले म्यूटेंट मीट से कई बढ़कर होने वाला था। मैं बस ये सोचने लगा कि जब वो इससे बाहर आएगा तो उसकी ताकत का लेवल क्या होगा। कुछ देर में पंजों की एक जोड़ी ने उस रोशनी के घेरे को चीर दिया। बाहर आई हेमिंग का आकार पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें अब गहरी नीली हो चुकी थी और बहुत ठंडी लग रही थी। उसने 2 नई स्किल हासिल कर ली थी। एक है डिटेरेंस और दूसरी है ब्लैक फ्लेम। यहाँ तक कि उसका मेन टैलेंट भी एक लेवल अपग्रेड हो गया था। असल मायने में उसका एक कंप्लीट इवोल्यूशन था। अब एग्जाम खत्म होने में बस 1 घंटा बचा था। मैं हेमिंग की पीठ पर सवार हुआ और मॉन्स्टर्स के दूसरे ठिकानों की तलाश में निकल पड़ा। लगभग 10 मिनट की तलाश के बाद मैं और हेमिंग एक दूसरे बॉस के इलाके में पहुंच गए। ये था लेवल 15 का डिस्टॉर्टेड ट्री किंग। मुझे ट्री किंग की ओर बढ़ता देखकर बाहर स्क्रीन पर नजर गड़ाए प्रिंसिपल ली मिंग जी की भौहें सिकुड़ गई। वो अच्छी तरह जानते थे कि ट्री किंग की हेल्थ और अटैक पावर पिछले वाले बॉस से भी दुगनी थी और मेरा लेवल अभी सिर्फ 4 था। लेवल में इतना कम फासला होने के बाद भी बॉस को चुनौती देना पूरे देश में गिने चुने टैलेंट्स ही कर सकते थे। डंजन के अंदर जैसे ही मेरा पैर उस दलदली जमीन पर पड़ा तभी लाल आंखों वाले पेड़ एक एक करके जागने लगे। उनके विशाल तनों में भयानक दरारें पड़ गई और वो जमीन से अपनी जड़ें उखाड़ कर खड़े हो गए। उनकी टहनियां भालों की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन मैं जरा भी नहीं डरा। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपनी छड़ी के अंदर से तलवार खींच ली। एक पल के भीतर मैंने 5 बार तलवार चलाई। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में तलवार की परछाई दिखने लगी। वो टहनियां कटकर जमीन पर बिखर गई। मेरी आंखों में एक ठंडक तैर गई। मैंने 2 कदम पीछे हटकर खुद को संभाला और सीधे उस ट्री स्प्रेड के सामने जा पहुंचा। मेरी तलवार सीधे उसके फटे हुए मुंह के आर पार हो गई। उसके उस बड़े घाव से बहुत सारा हरे कलर का जूस निकलने लगा और उसका हेल्थ बार तुरंत खाली हो गया। बाद में वो बड़ा सा पेड़ जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर आसपास के सभी ट्री स्प्रेड गुस्से में अपने तने लहराते हुए मुझे घेरने लगे। एक उसी पल हेमिंग दहाड़ा और उसने एक ही पंजे में सामने वाले पेड़ की ऐसी तैसी कर दी। इसके बाद उसके शरीर से गहरे काले रंग की लपटें निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उस आग ने सामने के पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो आग दूसरे पेड़ों पर भी फैलने लगी। वो पेड़ दर्द और डर के मारे बुरी तरह चीखने और मुड़ने लगे, पर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो काली आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो आग उनके लाइफ फोर्स को सोख कर जल रही थी। वो नजारा देखकर मैं थोड़ा खुद भी हैरान रह गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि हेमिंग की इस आग की खासियत इतनी खतरनाक होगी। कुछ ही देर में वो सभी पेड़ उस काली आग के समंदर में जलकर राख हो गए। बाद में वो काली आग फिर से हेमिंग के शरीर में समा गई। इस आग का मतलब था कि अब हेमिंग को सीधे मीट खाने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे दुश्मनों को जलाकर उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था। इतने कम समय में हेमिंग और मेरा लेवल एक साथ बढ़ गया। मेरा स्कोर अब बढ़कर सीधे 7120 हो चुका था। तभी अचानक जमीन फट गई और नीचे से इंसान के हाथ जितनी मोटी सुनहरी जड़ें हमें जकड़ने के लिए ऊपर आई। दूर से बेहद गुस्से से भरी और भयानक दहाड़ सुनाई दी। लगभग 100 ट्री स्प्लिट के बीच में 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक बड़ा ट्री किंग धीरे धीरे प्रकट हुआ। मैंने शांति से एक कदम पीछे लिया। भले ही मेरे सभी बेसिक स्टेट अब 50 के पार थे, लेकिन सीधे इस बॉस से भिड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपनी लिमिट्स को अच्छी तरह जानता था। मैंने आदेश दिया, हेमिंग जाओ और इन्हें खत्म करो। जो दुश्मन हद से ज्यादा ताकतवर हो उन्हें समन बीच के हवाले कर देना ही अकलमंदी का काम होता है। हेमिंग की आंखों में एक क्रूर चमक आई। उसके शरीर पर फिर से काली आग भड़क उठी
और वो अपने सबसे ताकतवर रूप में सीधे उस मुख्य यानी मेन ट्री किंग पे चपट पड़ा। वो काली आग बड़ी बेरहमी से हर चीज को निकल रही थी और लगातार पेड़ों के तड़पने की आवाजें आ रही थी। मैंने सही मौका देखकर बचे कुछ पेड़ों का शिकार करना शुरू कर दिया। अपने कबीले के लोगों को तड़पते देखकर ट्री किंग गुस्से से पागल हो गया और उसने हेमिंग पर अनगिनत सुनहरी जड़ें बरसा दी। पर हेमिंग ने अपने डिफेंस की चिंता किए बिना सीधे ट्री किंग की मुख्य तने की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पंजों पर फिर से वही काली रोशनी चमकी और उसने ट्री किंग पर एक जोरदार प्रहार किया। काली आग नीचे से ऊपर की तरफ फैलने लगी। ट्री किंग की आंखों में अब खौफ साफ दिख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हेमिंग ने एक और दहाड़ लगाई और उस काली आग ने जंजीरों की तरह ट्री किंग को जकड़ लिया। हेमिंग के हमले और भी खतरनाक होते जा रहे थे। इसी बीच हमारी मदद के लिए झाओ हुयांग और उसकी टीम वहां पहुंची, लेकिन सामने का नजारा देख के उनकी भी ऐसी तैसी हो गई। वो पूरी तरह सुनने रह गए थे कि लेवल 15 का इतना ताकतवर बॉस इस तरह एक तरफा पिट रहा है। उन्हें वहां देखकर मुझे भी थोड़ा अचरज हुआ। तभी एक विशाल पेड़ के गिरने का जोरदार धमाका हुआ। ट्री किंग का अंत हो चुका था। मेरे शरीर से सफेद रोशनी उठी और मेरा लेवल अब 8 हो चुका था। साथ ही रिकॉर्डर पर मेरा स्कोर 3000 पॉइंट और बढ़ गया। बचे हुए छोटे मोटे पेड़ों को मैंने उन चारों के शिकार के लिए छोड़ दिया। यहाँ पॉइंट्स कमाना इतना आसान है क्या? टीम की लड़की मियाओ शेनशेन का मुंह खुला और खुला का खुला रह गया। बस 10 मिनट की लड़ाई में उनका स्कोर भी टॉप यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के बराबर हो चुका था। झाओ हुयांग ने सर हिलाते हुए कहा, ये सब चेन ली के हेमिंग के खौफ की वजह से है। इन पेड़ों में हमारे सामने पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। इसी बीच सारी काली आग वापस हेमिंग के शरीर में लौट आई। एग्जाम का समय समाप्त होते ही डंजन ने सबको जबरन बाहर टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। सफेद रोशनी के घेरे में घिरे अनगिनत छात्र वापस उस बड़े से मैदान में लौट आए। मैदान में आते ही चारों तरफ उनके स्वागत में तालियों और नारों की गूंजें उठने लगी। हेमिंग अपने 7 मीटर ऊंचे विशाल से शरीर के साथ शांति से मेरे बगल में आके बैठ गया। सचमुच नंबर 1 पे आया था। प्रिंसिपल ली मिंग जी और बाकी टीचर्स के चेहरे खुशी से लाल थे। समनर होने के बावजूद 3 टैलेंट्स के साथ अकेले इतने मॉन्स्टर्स को मारना इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अरे लुवेन, तुम्हें हीरा मिला है। चलो जल्दी चलकर चैन ली का स्वागत करते हैं। ली मिंग जी एक्साइटेड होकर उन सबको खींचते हुए मेरे पास लाए। दूसरी तरफ मैदान के कोने में खड़ी लियू रुआन का चेहरा अफसोस के मारे नीला पड़ चुका था कि वो 1 घंटे पहले ही डंजन से बाहर हो गई थी और उसका स्कोर किसी अच्छे कॉलेज के लायक भी नहीं था। वो मन ही मन मुझे कोस रही थी। अगर मेरा समन बीस्ट इतना ताकतवर था तो मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो वो लियू लियांग के साथ कभी टीम नहीं बनाती। इसी दौरान स्कूल नंबर 3 की सूलिंग को भी उसके टीचर ने घेर रखा था। वो सब लंबी सांसें ले रहे थे कि स्कूल नंबर 2 की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि उन्हें ऐसा मॉन्स्टर स्टूडेंट मिल गया। वो सूलिंग को दिलासा दे रहे थे कि उसका 19,500 का स्कोर बहुत ही शानदार है। सूलिंग ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें हमारी तरफ कुछ सोचती हुई टिकी थी। तभी पूरी स्टेट की रैंकिंग लिस्ट जारी हुई। बिना किसी शक के मारे मेरा नंबर सबसे ऊपर नंबर 1 पर था। मुझे मानना पड़ेगा कि हेमिंग सचमुच कमाल का था। उसकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं थी। अब मैं अपने अगले समन बीस्ट को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। लौटने के बाद मैंने ये खुशखबरी अपनी माँ और छोटी बहन को दी। स्टेट टॉपर बनने के इनाम के तौर पर मिले 10 लाख रुपए अब हमारे पास थे। मेरी माँ और बहन को गरीबी और तंगी में जीने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि मैं अपनी फर्स्ट अवेकनिंग कर सकूं। इसके लिए एक रैंडमली मैच ट्रांसफॉर्मेशन डंजन को क्लियर करना जरूरी था। मैंने पैनल पर देखा और बिना झिझक के क्लियर कर दिया। अगले ही पल मैं अपने कमरे से गायब हो गया। मैं जहाँ पर पहुंचा वो जगह एक तबाह हो चुका और बिखरने की कगार पर खड़ा संसार था। यहाँ इंसानियत की आखिरी उम्मीद बुझने वाली है। सिस्टम ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर मुक्ति लाऊंगा या फिर विनाश। सिस्टम ने मुझे कुछ मिशंस के ऑप्शंस बताए। मिशन 1 100 डिजास्टर बीस्ट का सफाया करे और बचे हुए इंसानों की रक्षा करे। मिशन 2 कैलेमिटी मदर बीस्ट को सब कुछ निकलकर इवॉल्व होने में मदद करे। टोटल प्लेयर्स 10 लोग, समय सीमा 24 घंटे। आप अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते। मैं अचानक बिना किसी चेतावनी के एक मलबे और खंडरों से भरे इलाके में प्रकट हुआ। मैंने थोड़ी बोहें सिकोड़ी और बिना ज्यादा सोचे सीधे मिशन 1 को चुन लिया, क्योंकि कैलेमिटी मदर बीस्ट सब कुछ निकल जाएगी तो मेरा हेमिंग क्या खाएगा। अभी पास के एक कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए एक साया बाहर आ गिरा। कांच के टुकड़ों के बीच एक छोटी हाइट की लड़की जमीन पर गिरी। तब एक मॉन्स्टर भी यहाँ पर आया जो कि उस लड़की की तरफ ही चपटा। वो लड़की पास में गिरी, अपनी कटाना को उठाने के लिए बढ़ी, लेकिन उसकी रफ्तार कम रह गई। उसके चेहरे पे अब खौफ साफ दिख रहा था और उसने डर के मारे अपने हाथ आगे कर लिए। ठीक उसी पल एक तेज तलवार की चमक हवा में दौड़ी। उस रेंगने वाले मॉन्स्टर का सर अलग होकर हवा में उछला और उसका भारी शरीर जमीन पर आ गिरा। मैंने उस हैरान खड़ी लड़की की तरफ देखा और कहा, हेलो, मेरा नाम चेन ली है। उसने सहमते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लू यू है। मैं अभी उससे इस दुनिया के हालात के बारे में पूछने वाला था कि तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हालात बिगड़ चुके हैं, सब लोग पीछे हटो। लू यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, जल्दी चलो, वरना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक कार हवा में उड़ती हुई सीधे हमारी तरफ आई। मैंने तुरंत झटका देकर लू यू को पीछे की तरफ फेंक दिया और अपनी जादुई छड़ी को आगे अड़ा दिया ताकि उस हमले को सीधे झेल सकूं। कार के उस भयानक इम्पैक्ट की वजह से मैं लगभग 10 मीटर पीछे घिसटता चला गया। लू यू घबरा गई और दर्द को भूलकर भागते हुए मेरे पास आई। क्या तुम ठीक हो? मैंने अपने सीने में मची उथल पुथल को शांत किया और सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर मैंने अपने सामने खड़े एक मॉन्स्टर को देखा जो कि 2 पैरों पे खड़ा था और उसके शरीर पर नुकीले कांटे निकले हुए थे। ये ब्लेड डीमन है। अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते। लू यू की नजरें गंभीर थी। उसने अपनी तलवार को कस के पकड़ लिया था। ब्लेड डीमन की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। अगले ही पल वो पूरी ताकत से हमारी तरफ लपका। लू यू अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरा
मेरा साया उसके बगल से गुजरा और सीधे उस मॉन्स्टर से जा भिड़ा। मैंने अपनी तलवार निकाली और ब्लेड डीमन के नुकीले ब्लेड से मेरी तलवार टकराई, जिससे कि हवा में एक तीखी आवाजें गूंज उठी। डीमन ने एक भयानक चीख निकाली और अपना दूसरा ब्लेड मेरे सिर पे दे मारा। मैंने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला और लुयू की तरफ चिल्लाकर कहा, लुयू अपनी तलवार मुझे दो। मेरी बात सुनते ही लुयू ने बिना देर किए अपनी मयान से तलवार निकालकर मेरी तरफ फेंक दी। मेरी आंखों में अब लड़ने का जुनून सवार था। चलो एक बार फिर से सामना करते हैं। डीमन को लगा कि उसे उकसाया जा रहा है। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसके दोनों ब्लेड हवा में पागलों की तरह घूमने लगे, पर मैं जरा भी नहीं डरा। एक हाथ में तलवार और दूसरे में ब्लेड लेकर मैंने महज कुछ सेकंड्स के भीतर उस पर दर्जनों वार किए। सैकड़ों बार एक दूसरे के वार काटने के बाद आखिरकार मुझे उसकी एक कमजोरी मिल ही गई। मैंने अपना आखिरी कदम आगे बढ़ाया। वेल बडीज, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स हो जाते हैं तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा।